स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। भारत की जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं और मानता भी हूं कि भारतीय राजनीति की गति थोड़ी निराली किस्म की होती है। उसके बारे में कई बार पहले से कुछ नहीं कह सकते कि क्या घटित होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी टूट गई हो, ऐसा नहीं है कोई नया नेता उभर आया हो, ऐसा भी नहीं है कि अचानक कुछ ऐसी कोई चुनाव जीत हार गया हो। लेकिन मैं मानता हूं कि एक तरह से नई राजनीति की एक लहर राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से उठी, एक फैसले के तौर पर उठी, जो फैसला स्पेशल विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने दिया। और उस अदालत में जो लोग अभियुक्त के तौर पर मौजूद थे, अभियुक्त तो नहीं थे, संभावित अभियुक्त के तौर पर मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और सब लोग जो मौजूद थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी। मैंने बात भी की है उनमें से कई लोगों से। तो वो कह रहे थे कि हम तो सवेरे ही कह के गए थे कि पता नहीं अदालत किसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगी और किसको छोड़ देगी, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन जज ने बोलना शुरू किया। जज ने सबसे पहले ये पूछा सीबीआई से, अभियोजन पक्ष से ये पूछा कि ये आपने एक सरकारी कर्मचारी को जो इसमें अभियुक्त बना रखा है, इसके खिलाफ आपके पास क्या सबूत हैं? तो उन लोगों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। उस कर्मचारी की गलती केवल ये थी कि उसने फाइल पे दस्तखत किए थे केवल इसी बात पे उसे अभियुक्त बना दिया गया था। जज ने सबसे पहले उसको बरी किया। जैसे ही उसको बरी किया, पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। और उसके बाद एक-एक करके जज ने सब लोगों को, मैं बरी शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, बरी उसको किया जाता है इसके खिलाफ जो अभियुक्त होता है। ये लोग तो अभियुक्त भी नहीं थे। जज ने उनको अभियुक्त बनाने से भी इनकार कर दिया। और इससे मैं मानता हूं कि राजनीति के कई पहलुओं के ऊपर गहरा असर पड़ा, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली की राजनीति पर असर पड़ेगा इससे, पंजाब की राजनीति के ऊपर इससे असर पड़ेगा, गैर भाजपा विपक्ष की एकता का जो प्रश्न है उसके ऊपर इससे असर पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, उसकी जो विपक्ष विरोधी हरकतें हैं, विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने का जो उन्होंने अभियान चला रखा है, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। विरोध जी, आप इस घटना को, जो काफी परिवर्तनकारी किस्म की घटना है और एक न्यायिक फैसले के जरिए आई है, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इसमें अभय जी 2-3 बातें हैं। ब्रॉडली जो आप कह रहे हैं, जो ऑप्टिमिज्म आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो ठीक है कि हवा बदलेगी। आबो हवा, राजनीति की आबो हवा जो है, द एम्बियंस ऑफ पॉलिटिक्स बदलेगा। जो एक पार्टी प्रमुख पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, बहुत ही जुझारू पार्टी थी। उसके नेता छत पर खड़े होकर ललकारते थे बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। शुरुआत कांग्रेस से की, अंततः बीजेपी तक पहुंचे। तो वो पार्टी जो है, जो वर्चुअली कोमाटोज पड़ी हुई थी, औंधे मुंह, दिल्ली शहर में और काफी हद तक पंजाब में भी। पंजाब में इसका क्या अंजाम होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पंजाब में अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की, वो बहुत ज्यादा मैं समझता हूं ऑप्टिमिज्म देने वाली नहीं है। वो उसकी जो परफॉर्मेंस बहुत खराब है वहां। तो वहां पर उसको एंटी इनकम्बेंसी तो झेलनी पड़ेगी, दो राय नहीं है उसमें। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और गुजरात की बात की आपने, और हरियाणा की बात की आपने, तो ये, और गोवा की बात की। गोवा, मैं ये समझता हूँ कि जहां जहां फुटप्रिंट्स आम आदमी पार्टी के थे, वहां आम आदमी पार्टी अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। जाहिर है, हर पार्टी का यही मकसद होता है, यही उनका ऑब्जेक्टिव होता है। पर जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति, विपक्ष में जो एकजुटता है, उस पर मुझे शक और शुबा है। देखिए, मैं बहुत ध्यान से, और कुछ पार्टीज के जब स्पोक्समैन बोलते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, और इसमें मैं संजय सिंह की बात नहीं करूंगा। संजय सिंह बहुत ही परिपक्व नेता है और बड़ा मैच्योर्ड नेता है, और वो मैं नहीं समझता हूं कि हल्के से कोई भी आरोप लगाता है और विपक्ष से किसी भी दल के बारे में हल्के से बात करता है। लेकिन कुछ एक इनके स्पोक्स पर्सन हैं जो बड़े पेटुलेंट हैं, और वो समझते हैं कि बीजेपी को जब वो निशाने पे ले रहे हैं तो उसके साथ साथ
कांग्रेस को भी निशाने पे ले लेना ठीक रहता है। देखिए बात सुनिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल में था तो कौन निकल के उनकी धर्मपत्नी के साथ खड़ी हुई स्टेज पे? ऐसा कभी होते हुए देखा है क्या? सोनिया गांधी शेयर्ड द स्टेज विद मिसेस केजरीवाल उनके बुरे वक्तों में, जब अरविंद खुद नजरबंद थे। तो मैं समझता था कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है भारत की राजनीति में और उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। देखिए राइवल पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, राइवलरी चलती रहेगी राजनीति में, लेकिन सोशल लेवल पर एकजुटता जरूरी है, एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर करना जरूरी है। जहां पर मुद्दे कॉमन है, जहां मुद्दे बराबरी के मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पे एकजुट होना जरूरी है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जब अरेस्ट कर लिया है सरकार ने, और मैं समझता हूं कि उसके बाद वो जो प्रकरण बना उसको आगे ले जाने में असफल रही आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी। इसके क्या मुख्य कारण है, इस पे विचार होना चाहिए। सरकार बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, शुद्ध राजनीति, अच्छी राजनीति स्थापित करना बड़ी बात है। और खासकर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी राजनीति के नए मापदंड स्थापित करने के लिए पैदा हुई थी। उसका फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव तो यही था, और वो ऑब्जेक्टिव अगर मीट नहीं होता है फुल्ली तो पार्शियली तो मीट होना चाहिए ना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में। लेकिन उसको छोड़िए आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जजमेंट आई है लोअर कोर्ट की, और इसकी अपील में सरकार चली गई हाई कोर्ट में, तो देखना है कि हाई कोर्ट इस पे फाइनली क्या फैसला लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस जजमेंट के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने पद पे बने रहना नहीं चाहिए। ही शुड हैव रिजाइन्ड स्ट्रेट अवे। कोई शर्म तो है कि नहीं भाई, उनकी अनुमति से ही केस रजिस्टर हुआ, उनकी प्रोडिंग पे केस रजिस्टर हुआ, ये जो एक्साइज केस था। और वो केस जो है वो परवान नहीं चढ़ा, मतलब जिस तरह से चढ़ा उस पर जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं वो साफ जाहिर है। तो मेरा ये मानना है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, डेप्टी गवर्नर ऑफ दिल्ली हु mooted the case, who made sure that केस, इस पे केस रजिस्टर हो और इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, और सीबीआई के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा है कि सीबीआई को अपने आप को हमारे देश की प्रीमियर एंटी करप्शन एजेंसी कहना बंद कर देना चाहिए। क्यों? करप्शन से नहीं लड़ते हैं, जो आरोपी होते हैं उनसे लड़ते हैं, भले ही उन पे चार्जेस सही हो या गलत हो। तो हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, जो बार बार बात करता है राहुल गांधी कि दे हैव कैप्चर्ड अवर इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का एक नमूना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो 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 आदेश था टू रजिस्टर अ केस, वो भी एक इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का नमूना है। और अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में इस पर इसका क्या फैसला होता है। हमारे चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत जी, जिन्होंने बहुत एक बड़ा फैसला लिया जब एनसीईआरटी किताबों पे जुडिशरी के बारे में लिखा गया, और उन्होंने बहुत ही उत्तेजित भाव से कहा कि आई विल सॉर्ट दिस आउट, मैं देख लूंगा कि दोबारा कोई ऐसी डेयर डेविलिटी ना दिखाए। जहां तक जुडिशरी के इज्जत का सवाल है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी इंटेग्रिटी का सवाल है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस देश में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जज साहेब, जब तक दुरुस्त नहीं होगा, जब तक प्रोसिक्यूशन दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वही बेसिक डॉक्यूमेंट है ना, जिसके बेसिस पे जज साहिबान फैसला देते हैं। और वहां पर अगर इफ द रॉट इज देयर इज रॉट इन दैट एट दैट डेप्थ इन ऑन द प्रोसिक्यूशन फ्रंट, तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? और अगर हमारी न्यायपालिका जनता को न्याय नहीं दे पा रही है तो उसकी इज्जत कैसे स्थापित होगी? ये सवाल हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी देखना चाहिए। और ये पूरी इज्जत से मैं कह रहा हूं, मैं कोई उन पे तंज नहीं कस रहा हूं। मैं मानता हूं कि जो जुडिशरी के खिलाफ बात लिखी गई एनसीईआरटी की किताब में, वो नहीं लिखी जानी चाहिए थी, उतने हल्के से नहीं लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो और चीजें उत्तेजना पैदा करने वाली हैं, वहां पर
हमारी उच्चतम न्यायालय उतनी उत्तेजना नहीं दिखाती है। और ये एक ऐसा केस है, अगर ये लोअर जज जो ट्रायल कोर्ट जज है उसका अगर फैसला सही, देखिए उसने क्या किया अभय जी, उसने केस खारिज कर दिया, डिस्चार्ज, ट्रायल भी नहीं की है, नहीं, डिस्चार्ज कर दिया। अब उसमें क्या स्कोप बचता है जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए, कि नए तथ्य पेश करके वो केस खुलवाएंगे। डिस्चार्ज कर लिया, डिस्चार्ज हो गया, ट्रायल नहीं हुई, बरी नहीं हुए हैं, केस रद्द हुआ है। नहीं, बरी तो तब होती है मुकदमा चलता, बिल्कुल, बुरका चला ही नहीं। तो अब जो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, वो कहेगा कि उसने यही कहा है कि एडिक्वेट अटेंशन नहीं पे की गई हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट थे उस पे, तो देखते हैं कि उस पे हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन आम लोगों का जो कोर्ट्स को बड़े ध्यान से बांचते हैं, जांचते हैं, उनका ये कहना है कि अगर हाई कोर्ट इसको संज्ञान ले लेती है तो ये केस जो है ठंडे बस्ते में जाएगा, एक तरह से तलवार लटकी रहेगी इन लोगों के ऊपर, पूरी तरह से इनको निजात नहीं मिलेगी इन आरोपों से, और वो तलवार लटकी रहेगी जैसे कि और केसेस में 2G वगैरह में भी हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि न्याय भारत में हासिल करना और न्याय देना, डिलीवरी ऑफ जस्टिस, टू एक्सपेक्ट जस्टिस टू बी डिलीवर्ड, बड़ा मुश्किल हो गया। और उस संदर्भ में ये केस एक बड़ा फैसला है। और अगर इस केस की जो निष्कर्ष है, जो कि स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जज ने दिए हैं, अगर उस पे अपना हाई कोर्ट जल्दी से जल्दी मोहर लगाए या उसमें कमियां बताए तो अच्छा होगा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए। अगर ये ठंडे बस्ते में चला गया तो जो उस जज ने पाक साहब दो टूक बात कही है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और जो अपर कोर्ट में जो एपिलेट कोर्ट जैसे हाई कोर्ट है उसमें जो केस से चला गया, वहां अगर ठंडे बस्ते में पड़ा रहा तो इट इज एज गुड एज नॉट हैविंग जस्टिस, इट इज एज गुड एज जस्टिस बीइंग डिनाइड। क्योंकि ये जस्टिस जो है ये लोगों के प्रति है भाई। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया था, आम आदमी पार्टी was an accused in the case, a political party was accused in the case, जो कि पॉइंट आउट भी किया है कोर्ट्स ने कि भैया आपने आम आदमी पार्टी को एक्यूज बनाया पीएमएलए केस में, आपने सीबीआई केस में तो नहीं बनाया। तो ये जो विरोधाभास है, जो प्रोसिक्यूशन का जो रवैया था या उसकी कारकर्दगी थी, तो उस पर भी पॉइंट आउट किया गया है बाय दी जज ऑफ ट्रायल कोर्ट जज। तो मैं समझता हूं कि एक तरह से एक बहस जो नहीं छुड़ेगी ना अभय दुबे जी, जिसमें जुडिशरी भी संलग्न होगी, जो करप्शन पे केसेस के आरोप लगते हैं विपक्ष पे वो भी संलग्न होगा। और ये भी कहा गया उसमें जजमेंट में कि ये क्यों होता है कि केसेस उसी वक्त आते हैं, टू मेक द एलिगेशंस पार्ट ऑफ द कैंपेनिंग। अब इसमें आपने जो बातें कही वो मैं उस बातों से मोटे तौर पे नहीं, मैं बाकायदा बारीकी से भी सहमत हूं, इसमें कोई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब यहाँ पे मैं आपका जो गैर भाजपा राजनीतिक एकता है उसमें, उसके लिए इस फैसले के महत्व के ऊपर एक नया पहलू पेश करना चाहता हूं। अगर आपने देखा होगा, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा, कि जो देश की 4 सबसे ज्यादा शक्तिशाली विपक्षी क्षेत्रीय दल हैं, इसमें 2 सत्ता में हैं और 2 सत्ता के दावेदार हैं, प्रमुख दावेदार हैं, भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में, और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में। इन चारों का रवैया कांग्रेस से अलग है। इन चारों ने खुलकर अरविंद केजरीवाल के साथ हमदर्दी जताई है, उनका समर्थन किया है और इसका स्वागत किया है और मोदी सरकार के ऊपर हमला किया है। अगर पवन खेड़ा के बयान को हम कांग्रेस के अधिकृत बयान के तौर पर देखें, मुझे शक है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पवन खेड़ा का बयान कांग्रेस का अधिकृत बयान है, या उन्होंने आला कमान से पूछ के उन्होंने वो प्रतिक्रिया दी है। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बीजेपी की साजिश के तहत ये जजमेंट आया है और इन लोगों को नहला धुला के पेश कर दिया गया है ताकि ये गुजरात में और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करें। भारतीय जनता पार्टी की टीम है, भाजपा जब चाहती है तो उनको
खलनायक बना देती है और जब चाहती है तो उनको हीरो बना देती है। ये उनका वक्तव्य है। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि ये उनकी पुरानी जो समस्या है कि शीला दीक्षित की का राजनीति तबाह कर दी, उसके साथ पवन खेड़ा की राजनीति भी तबाह हो गई थी। वो तो उन्हीं के हाँ, उन्हीं के अहलकार थे, उनके सचिवालय में काम करते थे। तो उस चिढ़ का भी ज़्यादा नतीजा है और मुझे लगता है कि अभी तक कांग्रेस ने इस फैसले के महत्व पर ठीक से ठंडे दिमाग से गौर नहीं किया है। क्योंकि देखिए उसको जल्दी से जल्दी गौर सोनिया गांधी खड़ी हुई थी श्रीमती केजरीवाल के साथ में मंच पर, उसके बाद में राहुल गांधी ने सदन के बाहर चुनाव नतीजे आने के बाद सदन के भीतर उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के, उनके खिलाफ जो किया है इन लोगों ने, मैं उसमें इन मुख्यमंत्रियों के साथ खड़ा हुआ हूं। उस वक्त 2024 के नतीजों के बाद में सदन के अंदर बहुत ही जबरदस्त विपक्ष की एकता देखी गई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी के परखचे उड़ा दिए गए थे। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस जल्दी ही हो सकता है कि विधानसभा चुनावों तक ये लांग डांट चलती रहे, ये कड़वाहट चलती रहे, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, जहां पर खासतौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर है और लोकसभा चुनाव नजदीक आते दिखाई देंगे, मेरा मानना है कि जमीन पर स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो कांग्रेस के इस रवैये के साथ नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, सही बात है आपकी कि कांग्रेस के इस रवैये के साथ नहीं है कि आज के दिन जो कांग्रेस जो आक्रामक हो रही है आम आदमी पार्टी के प्रति। देखिए जब पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब इलेक्शन टाइम होता है तो हर कोई सेड दैट जो अपना जो उनका रवैया होता है वो अपना पेश करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो छोटी मोटी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसको ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव के बीच में नहीं आने देना चाहिए। जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ऑपोजिशन यूनिटी है कि नहीं है, बता दो। इलेक्शन के टाइम में आप अपनी अपनी तूती बजाओगे, बजाओ भाई, लेकिन इलेक्शन के बाद तो कम से कम मुद्दों पर इकट्ठे हो जाओ। या सिर्फ आप सदन में ही इकट्ठे होगे, सदन के बाहर नहीं होगे, ये अच्छा रवैया नहीं है। और खासकर to despite having differences, you can do politics together. You see, there are many areas on which there can be meeting ground between Aam Aadmi Party and the Congress Party, between other parties, the Aam Aadmi Party and the Congress Party. देखिए जहां पर मेन विपक्ष कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि कांग्रेस का जो प्रेजेंस है कई स्टेट्स में, जो उसकी स्ट्रेंथ है वही उसकी वीकनेस, जहां तक कि अलायंस पॉलिटिक्स का सवाल है, जहां तक कि विपक्षी यूनिटी का सवाल है, उसमें वो वीकनेस बन के या बाधक बन के उभरती है। और वो उसको डील करने के लिए एक टेम्पलेट बनानी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि या तो ये आप ये कह दो कि हम अपने दम पे जीत रहे हैं, और जब तक हम अपने दम पे नहीं जीतते जब तक हम बीजेपी को राज करने देंगे, ये तो नहीं होगा ना भाई, क्योंकि बीजेपी एक एक करके सबको खा जाएगी और बीजेपी खा रही है। और पार्टीज का हाल देख लीजिए आप, जिन जिन को वो घोल के पी चुकी है, और आपको भी पी जाएगी, क्योंकि बीजेपी डज नॉट वांट टू काउंटेनेंस एनी रीजनल फोर्स एनीवेयर। ये बात मान लीजिए, बीजेपी फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है, वो यूनिटरी सिस्टम में बिलीव करती है, और एक बार नहीं अनेक बार ये सिद्ध हो चुका है कि वो यूनिटरी सिस्टम में बिलीव करती है। तो फेडरल पॉलिटिक्स में वो बिलीव नहीं करती। और जहां तक फेडरल पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज के दिन वो जो छीटा कशी कर रही है डीएम के खिलाफ, आप उसको देखिए और पढ़िए। जो भी ऐसी पार्टी है जो उसको रेजिस्ट कर रही है, लेफ्ट पार्टी जो उसको केरला में रेजिस्ट करती है, कांग्रेस जो और कई जगह पर रेजिस्ट करती है, वो फेडरल प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते कि उनको कहने का अधिकार है, उनको मांगने का केंद्र से अधिकार है, और केंद्र का दायित्व उनको देने का अधिकार है, उनका दायित्व है देना उनको। वो इस पे बिलीव नहीं करते। और जो टैक्सेशन में जो शेयर होना चाहिए, वो ऐसी स्टेट्स को वो परस्पर रोक रोक के देते हैं या कम करके देते हैं, जहां तक उनके डेवलपमेंट एजेंडा का सवाल है। तो मेरा यह मानना है कि इस पे चर्चा करनी चाहिए इन लोगों को बैठकर,
और बिहाइंड द सीन चर्चा करनी चाहिए। ये कोई ओवरटली बड़ा समागम करके चर्चा करने वाली बात नहीं है। ये बिहाइंड द सीन बात करके और इंटरमीडिएटरीज के जरिए एक बेसिक टेम्पलेट बना ले कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ तो बोलेंगे, लेकिन ये लाइन हम क्रॉस नहीं करेंगे। ये और मैं कई इनके वक्ताओं को देखता हूं कि उनका यूएसपी यही है कि कौन ज्यादा केजरीवाल के खिलाफ बोल सकता है या कौन ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ बोल सकता है। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति है, दयनीय स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है कि जिनके साथ एक बेसिक मीटिंग ग्राउंड होना चाहिए, उनके साथ वो मीटिंग ग्राउंड जो है उनके अपने ही प्रवक्ता नष्ट कर देते हैं। और ये एक बात निकल के चली जाती है तो माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल का विचार है या राहुल गांधी का विचार है। तो इसको ठीक करना चाहिए। और रही बात जुडिशरी की, रही बात करप्शन के आरोपों की, उसमें तो इन लोगों को एकजुट होके बीजेपी के कार्यप्रणाली को काउंटर करना पड़ेगा। बुरी जुडिशली सड़कों पर, लेजिस्लेचर में काउंटर करने की जरूरत है। अगर वो काउंटर नहीं करोगे तो वो बन जाएगा न्यू नॉर्मल, नए नॉर्मल बन जाएगा। इट इज इट्स अ पार फॉर द कोर्स जिसे बोलते हैं। पार फॉर द कोर्स नहीं हो सकता। ये वेनवस्य की राजनीति, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स पार फॉर द कोर्स नहीं हो सकता किसी भी लोकतंत्र में। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी पंजाब में चुनाव होंगे, अभी साल भर है पंजाब में चुनाव में, बंगाल में चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़े हुए हैं, किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है चुनाव की। तमिलनाडु में चुनाव सिर पे खड़े हुए हैं, किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है, वहां पे सबकी एक साथ ही घोषणा होगी। मुझे लगता यह है कि भारत में लोकसभा की राजनीति का जो किरदार है और ढांचा है, वो एक जमाने में राज्यों की राजनीति का योगफल हुआ करता था। राज्यों की राजनीति को जोड़ दी, ये केंद्र की राजनीति बन जाती थी। वो परिस्थिति बदल गई है, वो ऐसी परिस्थिति नहीं रही। राज्यों में कोई जीतता रह सकता है, लेकिन लोकसभा की एंटी इनकम्बेंसी, उसका किरदार वो सब अलग तरह का होता है। आप देखिए 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने शानदार 3 विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 का चुनाव जैसे घोषित हुआ, एक एंटी इनकम्बेंसी प्रकट हो गई और बीजेपी के वोट गिरते हुए दिखाई जाने लगे, सीटें कम होती हुई दिखाई जाने पड़ी। और हुआ वही जो हम और आप जैसे लोग कह रहे थे लगातार। बीजेपी अपने गढ़ों के अंदर चुनाव हार गई या पीछे रह गई। तो जबकि उन 3 राज्यों के चुनाव परिणामों के मुताबिक तो बीजेपी को बिल्कुल 350 से 400 के बीच सीटें मिलनी चाहिए थी। तो ये अलग अलग मामला है। जैसे ही मुझे लगता है विनोद जी, मैं इसको बार बार कहता भी हूं, जैसे ही विधानसभा चुनावों की दावेदारियां समाप्त ठंडी हो जाती हैं, चुनाव होने के बाद ठंडी हो जाती हैं, उसके बाद लोगों के सामने एक ही लक्ष्य रह जाता है कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ना है। वैसे ही ये जो नेताओं के आपसी मतभेद वगैरह जो है, ये गायब हो जाते हैं जादू की तरीके से। देखिए ऐसा है अभय जी कि आपकी बात सही है, बेसिकली फाउंडेशनली मैं एग्री करता हूं उससे। लेकिन क्या होता है, जैसे आप विधानसभा के चुनाव हो गए, उसके जो आंकड़े हैं वो बेसिक आंकड़ा होता है जिसके बेसिस पर कैलकुलेशन होती है कि तुमको कितनी सीट मिलेगी और हम कितनी लड़ेंगे। तो उसमें ये जो तार जुड़ी हुई है, ये तल्खी का कारण बनती है। और इसलिए जो असेंबली इलेक्शंस हैं, जो स्टेट इलेक्शंस हैं, उसमें दोनों तरफ से भरपूर लड़ाई होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जम के लड़ो भाई, खूब लड़ो, मुद्दों पे लड़ो, गाली गलौज मत करो, एटमॉस्फेयर को विशिएट मत करो। अगर ये नई राजनीति हमारे देश का विपक्ष स्थापित कर देता है कि मैं केजरीवाल की इस पॉलिसी के विरोध में हूं, लेकिन मैं केजरीवाल के परिवार पे, केजरीवाल पे व्यक्तिगत तौर पे, उसकी पार्टी के नेताओं के व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं मुद्दों पे कंटेस्ट करूंगा उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आम आदमी पार्टी जो है, उसका जो जन्म हुआ, देखिए वो आम आदमी पार्टी का जो लेक्सिकन है वो कहां से आया। मैं बार बार कहता था, मैं कहा ये अरविंद जो है जैसे बोलता है, जैसे हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास जैसे बोलती थी ना कि गर्मी में बैठे हुए हैं, पंखा चला गया, तो सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचते थे वो गाली देते हुए। आप समझे कि नहीं? उसका स्टाइल वही था।